तुलसी नर का क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान, काबा लूटी गोपियों, वही अर्जुन वही बाण। हेलो दोस्तों, कैसे हो? आज हम वायरिंग के नियम लेके आए हैं। हम जब भी घरों में वायरिंग करवाते हैं, हमारे लाइट आती है तो पोल्स रोपते हैं, उनके बीच में दूरी, घर में वायरिंग करने का नियम। कई मिस्त्री होते हैं, उनको पता नहीं होता बोर्ड कहाँ लगाना होता है, कौन सा कहाँ करना क्या होता है। वो सीधे डायरेक्ट बिना कुछ डिग्री किए, बिना कुछ लिए आपके कार्य शुरू कर देते हैं, तो उनको पूरा नियम मालूम नहीं होता। तो अब आज हम पूरा नियम के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले विद्युत वायरिंग के जो भी नियम है, जो मैंने बोर्ड पे लिख रखे हैं, एक एक नियम के बारे में आपको मैं बताऊंगा, पूरी अच्छी तरीके से आपको समझाऊंगा। तो पूरे वीडियो को अंत तक देखना और वीडियो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है, आपको हमारा सपोर्ट करना। ओके दोस्तों, चलते हैं आगे हमारे टॉपिक पे। देखो, सबसे पहले हम विद्युत वायरिंग जो चैप्टर है, इसमें जो भी नियम लिख रखे हैं, एक एक नियम के बारे में कंटेस्ट तरीके से आपको पूरा बेसिक से बताऊंगा। तो देखो वायरिंग के जो भी नियम है, सबसे पहले मैं बता देता हूँ वायरिंग किसे कहते हैं। किसी भवन या कार्यशाला में आदि में विद्युत शक्ति उपभोक्ता तक सुविधा उपलब्ध कराने के लिए पहुंचाई जाती है, उसी को वायरिंग कहते हैं। जैसे हमारे रूम के अंदर जो भी बोर्ड सर्किट कहाँ तक बल्ब तक पहुँचाई वायरिंग, जो भी वायर लगा के सर्किट बना के आपको पहुँचाया, उन्हीं को वायरिंग कहते हैं। तो ये एक वायरिंग की परिभाषा है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। BIS ISI नियमों के अनुसार वायरिंग के जो भी नियम है, हम बेसिक से सीखेंगे। देखो, BIS की फुल फॉर्म क्या होती है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ये भारतीय विद्युत नियम के तहत पूरा एक नियम लिख रखा है। तो आप पूरे वीडियो को देखना और पूरा वीडियो में जो भी नियम है, आपको एक एक नियम समझाऊंगा मैं पूरी तरीके से, किस नियम के अनुसार आपको कार्य करना है। देखो, इसमें ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के बाद आपके नेशनल कोड जो होता है, नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड के अंतर्गत वायरिंग के नियम जो भी है, आपको फॉलो करके ही वायरिंग करानी है। नहीं कि आपको ऐसे वायरिंग करने में कुछ फ़ायदा नहीं होता। तो आपको ये नियम बहुत अनिवार्य है। विद्युत एक क्या है, हमारे युग में विद्युत के बिना कुछ कार्य नहीं चल सकता। तो इसीलिए विद्युत के बारे में हमारे को जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम समझते हैं विद्युत के नियम क्या है। देखो, पहला नियम है वायरिंग में प्रयुक्त सहायक सामग्री ISI चिन्ह युक्त होनी चाहिए। हम जो भी बल्ब होल्डर सर्किट के लिए कुछ भी लेके आए, वो सब ISI मार्क के अनुसार ही होना चाहिए। जैसे हमने पिछली बार चाइना की चीज़ें खरीदी पिछले सालों में, तो चाइना ने अभी एक कोरोना वायरस फैलाया था 2020 में। आज आपको हैप्पी न्यू ईयर सभी को। 2021 1 जनवरी लग चुका है। तो आप बने रहिए वीडियो के साथ और सभी को तहे दिल से धन्यवाद। देखो, लाइट एंड फैन उप परिपथ, दूसरा पॉइंट है लाइट एंड फैन उप परिपथ 10 बिंदु और लोड कितना होना चाहिए? 800 वाट। और पावर के लिए 2 बिंदु और 1500 वाट। ठीक है, 1500 नहीं, 3000 वाट है यहाँ, सॉरी 3000 वाट। ठीक है। देखो, हम रूम के अंदर लाइट एंड फैन कुछ भी लगाएं, हीटर वीटर सब कुछ लगाएं, चाहे वो उनके लिए नियम के आधारित क्या होना चाहिए। जैसे हमारे रूम के अंदर 5-6 लाइटें लगी है, तो एक सर्किट बोर्ड के अंदर कितने वाट तक हम लोड लगा सकते हैं, कितने पॉइंट उस बोर्ड में लगा सकते हैं, इनके बारे में। देखो, उप परिपथ है तो वहाँ बिंदु तो कुल कितने, पॉइंट तो आपके वहाँ 10 ज़्यादा से ज़्यादा, और बिंदु 10 है, और लोड कितना हो सकता है वहाँ। जैसे 10 पॉइंट है तो उसका 800 वाट से ऊपर उस सर्किट का, उस बोर्ड का आपके जो है शक्ति ऊपर ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, 800 वाट से ऊपर।
जब हम पावर की बात करते हैं, ये तो उप परिपथ नॉर्मल में आ गया। अब पावर की बात करते हैं। पावर में एक बोर्ड के अंदर 2 प्लग या 2 सॉकेट से ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए। और यहाँ है जो पावर सॉकेट का जो नियम के अनुसार रख रखा है, लोड कितना होना हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 3000 वाट हो सकता है। ठीक है, इसी के बाद हम बात करते हैं लैंप की। लैंप देखो, विद्युत नियमों के अनुसार लैंप हमारा 60 वाट का और सॉकेट 100 वाट का, फ्लोरोसेंट ट्यूब 40 वाट की और छत का पंखा 60 वाट का, मरकरी वेपर लैंप 80 वाट का। ये इतना नियम के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इनसे ज़्यादा है तो काम का नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा ये होना चाहिए। ठीक है, इन्हीं के अकॉर्डिंग हम घरों में, उद्योगों में, सभी जगह, प्रयोगशालाओं में प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद पावर सर्किट की बात करें। पावर सर्किट की बात करें तो 1000 वाट तो पावर सर्किट का हो सकता है। और पावर उप परिपथ का 2 बिंदु से ज़्यादा बिंदु नहीं होना चाहिए। उप परिपथ अधिकतम लोड 3000 वाट, उप परिपथ अधिकतम लोड 3000 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए। पावर उप परिपथ में सॉकेट 15 एम्पियर 240 वोल्ट 15 एम्पियर 240 वोल्ट रेटिंग का होना चाहिए। नियंत्रक स्विच बोर्ड की फर्श से ऊंचाई, देखो जो हमारे घर में फर्श से ऊंचाई तक नियंत्रक बोर्ड क्या होता है, कभी कभार हम तो रूम के अंदर घुसते ही कहीं लगा लेते हैं, नियंत्रक बोर्ड की ऊंचाई का पता नहीं होता। छत का पंखे लटकाने की जगह कितनी होनी चाहिए वो पता नहीं होता। ऊपर से छत से नीचे तक लाइट लगाते हैं, वो कितने दूरी तक होना चाहिए उनका पता नहीं होता। ये हम बिना गलती किए ही हम लगाते रहते हैं। तो इनके लिए हम नियम पढ़ के ये लगाएं, बहुत अच्छी तरीके से लगाएंगे। देखो, पूरा सीखना बहुत ज़रूरी है। नियंत्रक स्विच बोर्ड की फर्श से ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, 1.3 मीटर। जैसे ये बोर्ड है नीचे से ऊपर तक, यहाँ से मान लो यहाँ से ये टोटल तो दूरी है, इसमें 1.3 मीटर तक ही, जैसे यहाँ तक 1.3 मीटर बढ़ा तो यहाँ 1.3 मीटर हाइट में ही लगाए, उससे ऊपर ही लगाए, उससे नीचे नहीं लगाए, ताकि बच्चों के हाथ नहीं पहुँचे। छोटे बच्चे होते हैं उनको गुद्दाबाजी करते रहते हैं। ठीक है, उनको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए 1.3 मीटर पर ही लगाएं। ठीक है, इससे ऊपर ही लगाएं, नीचे नहीं। इसे आगे लगाना किधर है रूम के अंदर, तो उसके बारे में समझे। प्रवेश द्वार के निकट बाईं ओर, जैसे प्रवेश द्वार है, घर का गेट है अंदर घुसने का, तो बाहर निकलते टाइम किधर, बाईं ओर। बाईं कौन सा हाथ होता है, मैं दाईं और बाएं का हाथ का आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ याद रखने के लिए। तो बायां हाथ है जो आपके डाउड हाथ है, अगर मारवाड़ी में बता दूं मैं, जे पर जीवनो हाथ आवे। ठीक है, और जीवनो हाथ है वो बायों हाथ हुए, दायों हाथ हुए, और बायों हाथ है वो डाउड हाथ हो जाकर। ठीक है, तो आप याद रखिए। तो जीवनो हाथ है जो दायों हाथ है, और ओ ई जगह कह रही है बायों हाथ, डाउड हाथ रखानी लगाना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं इधर मान लो ये गेट है, इधर बाहर निकल रहा हूँ, तो बाहर निकलते टाइम दावे हाथ साइड होना ज़रूरी है, और अंदर घुसते टाइम राइट हैंड की तरफ होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बात करते हैं आपके आता है मध्यम तथा उच्च वोल्टेज। इसमें वोल्टेज भी निर्धारित कर रखा है। मध्यम तथा उच्च वोल्टेज 650 वोल्ट से 1100 वोल्ट तक कार्यरत मशीनें दोहरी अर्थिंग अनिवार्य है। देखो, हमारे जैसे घरों में चक्की की मोटर है और कुछ है, इस तरह की जो भी आती है मशीनें, हम कभी अर्थिंग नहीं करवाते हैं। उद्योगशालाओं में बहुत ज़्यादा जगह ऐसा होता है अर्थिंग नहीं करवाते हैं, तो 650 से 1100 वोल्ट तक जो भी मशीनें आती हैं उनको अर्थिंग, दोहरी अर्थिंग होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, अर्थिंग बिना नुकसान हो सकता है। ठीक है, इसके बाद आगे बात करते हैं। दोहरी अर्थिंग अनिवार्य है। सिरोपरी लाइनों में 2 पोलों के बीच की दूरी, यहाँ आपको सीखने को मिलेगा। सिरोपरी लाइन जो होती है आपके
खंभों पर वायर खींच के बनाते हैं ना, सिरोपरी लाइनें बोली जाती है उनको। तो सिरोपरी लाइनों में बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? बीच की दूरी 67 मीटर, ठीक है, 67 मीटर या 220 फुट, 220 फुट से अधिक नहीं होनी चाहिए। आपके ठेकेदार जब भी खंभों के बीच में ज़्यादा दूरी रखे तो आपको ये नियम आएगा, तो आप उन ठेकेदार को कह सकते हो इतनी दूरी ज़्यादा मत रखो, ठीक है। आप शिकायत भी कर सकते हो। आपको पता ही नहीं होता कि कितने दूरी तक खंभा रोपते हैं, कितनी दूरी तक क्या करते हैं, आपको पता नहीं होता, तो आप उसी टाइम नुकसान भुग सकते हो, ठीक है। इसके बाद आगे बात करते हैं। आगे आपके आते हैं सभी मशीनों अर्थिंग की हुई, सभी मशीनों अर्थिंग की हुई होनी चाहिए। 3 फेज RYB। देखो फेजों की बात करते हैं तो फेजों में आपके 3 फेज होते हैं, RYB, रेड, येलो, ब्लू और न्यूट्रल। मैंने विद्युत धारा चैप्टर में पढ़ाया भी था, बताया भी था फेज न्यूट्रल अर्थिंग के बारे में, आपको एक एक चीज़ क्लियर करवाई थी। आप नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उधर जाके देख लेना, ठीक है। इसी चैनल पे लोगों पे क्लिक करके आप जाके देख लेना, मिल जाएगा आपको। देखो 3 फेज RYB लोड समान रखना चाहिए। जैसे 3 फेजों पर कार्य करने वाली मशीन है तो उनमें तीनों फेजों पर ही लोड बराबर काम करना चाहिए। जैसे एक फेज पर तो लोड है बहुत ज़्यादा, एक फेज पर निम्न है, एक फेज पर मध्यम है, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। तीनों फेजों में लोड है जो बराबर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद आता है आपके फेजों को कलर RYB ही रखना चाहिए। देखो फेजों का जो कलर है RYB रखना जरूरी है। रेड, येलो, ब्लू ये नियमों के आधार पर है, ठीक है। ये अपने आप नहीं बनाया हुआ है, नियमों के अनुसार बनाया हुआ है। देखो इसके बाद आगे बात करते हैं घर में, घर के बाहर या स्नान घर के अंदर। अब क्या है, स्नान घर के अंदर हम लाइट लगाते हैं और स्विच बोर्ड भी वहीं लगा देते हैं। वहाँ क्या है, गीला होने के कारण आपको झटका लग सकता है। गीले हाथों से स्विच ऑन करोगे तो वहाँ वाटरप्रूफ या स्नान घर के बाहर ही बोर्ड लगाएं, ठीक है। ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। स्नान घर के अंदर जब भी आप बोर्ड लगाएं तो वो वाटरप्रूफ होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद आगे बात करते हैं घर के बाहर जो भी स्विच बोर्ड लगाते हैं वो भी वाटरप्रूफ और हवा पानी से कुछ भी आपके नुकसान नहीं पहुंचे उस तरह का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद आगे बात करते हैं लाइट तथा फैन पावर वैद्युतिक वायरिंग की स्थापना भारतीय विद्युत नियमों के अनुसार 1956 के अंतर्गत ही करना चाहिए। देखो पावर सब स्टेशन की जो भी वायरिंग होती है भारतीय विद्युत नियम 1956 के तहत ही की जाती है। तो आप भी 1956 नियम के तहत ही जो भी नियम थे मैंने बता दिए, इनके अकॉर्डिंग ही आप काम कीजिएगा बहुत अच्छी तरीके से, तो बेस्ट रहिएगा। तो इसके बाद आगे बात करते हैं वायरिंग करने से पूर्व उसका लेआउट तथा परिपथ किया जाना बहुत ज़रूरी है। देखो वायरिंग करनी शुरू करते हैं तो वायरिंग करनी शुरू करने से पहले आपको परिपथ या लेआउट तैयार किया होना चाहिए। जैसे हम इस रूम की वायरिंग कर रहे हैं तो वायरिंग में दर्शाना होगा बहुत ज़रूरी है। हमारे पास डायग्राम बनाया हुआ बहुत ज़रूरी है कि यहाँ बोर्ड लगाऊंगा, या बल्ब लगाऊंगा, या फैन लगाऊंगा। इसी तरीके से आपको डायग्राम बना के बाद में ही काम करना है, ठीक है, अच्छा रहेगा। इसके बाद में एक बात हमेशा याद रखना, फ्यूज तथा स्विच सदैव लाइन या फेज तार चालक में ही स्थापित किया जाना चाहिए। देखो फ्यूज है या स्विच है, ये सब आपके फेज तार, लाइव तार, जिंदा तार, गर्म तार इसी में ही यूज होना चाहिए, ठीक है। ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इनके बाद अगले वीडियो में और टॉपिक लेके आएंगे, तब तक के लिए जय।